दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध। तो वागीश्वरी किसी किसी की झोली में ये सामर्थ्य डालती हैं कि आप कविता गढ़ सकते हैं। मैं बहुत अदनी सी साधिका हूँ, सरस्वती की, सीख रही हूँ, लिखना पढ़ना सीख रही हूँ। मैंने महाराष्ट्र से, बिल्कुल अहिंदी भाषिक क्षेत्र से शुरू किया हिंदी में लिखना। क्या मैं आत्मरक्षा के लिए कैपेबल नहीं हूँ? अगर ऐसा होता तो कित्तूर की रानी चन्नम्मा, जिसके पास एक छोटी सी फौज थी और उसके गढ़ के सामने कोई पुरुष जिंदा नहीं था उस समय कित्तूर में, उनके सारे राजमहल के सारे बड़े पुरुष भगवान को प्यारे हो चुके थे। अंग्रेज़ी सरकार के 2000 सैनिक दरवाजे पर खड़े थे। वो अकेली स्त्रियों की सेना के साथ लड़ी और ऐसी लड़ी कि अंग्रेज़ों के 2 अफसरों को उन्होंने कैद करके रखा। अंग्रेज़ों ने नाक घिसकर माफ़ी मांगी है। तो क्या हम हमारा इतिहास भूल गए हैं? और जो पुरुष समझते हैं कि स्त्रियां कमज़ोर हैं, वो शायद इतिहास नहीं पढ़ते। कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है, जगजननी इस जीवन का सब सार दिखाई देती है, अगणित उन अंगारों का आगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। वो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकले ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कविता से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, तो आज हमारे साथ एक कवित्री ही मौजूद है जिनसे आज मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी झा। और आज हमारे साथ मौजूद है जीरो से शुरू करने वाली ऐसी कवित्री जिन्हें आज लाखों करोड़ों लोग सुनना पसंद करते हैं, और ये जो है वो महाराष्ट्र से आई हैं, जिनका नाम है श्रद्धा शौर्य। तो चलिए सीधे इनसे बातचीत करते हैं और इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है पहली बार आप पटना आई हैं। जी, मैं पहली बार बिहार ही में पहली बार आई हूँ। रादर कैसा लग रहा है बिहार आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। बिहार स्पेसिफिकली इसलिए भी ज़रूरी है, हृदय के करीब है, क्योंकि मेरे सबसे प्रिय कवि दिनकर साहब की जन्मस्थली है, पटना उनकी कर्मस्थली है, और देश को न जाने कितने अच्छे साहित्यकार बिहार ने प्रदान किए हैं। तो इस पावन भूमि पर आकर काव्य पाठ करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिनकर की एक कविता ही सुना दीजिए। दिनकर साहब, मुझे लगता है कि जिनको सुनकर बड़ी हुई हूँ, जिनको पढ़ के बड़ी हुई हूँ, तो रश्मि रथी मेरे ख्याल से सबने सुनी हुई है। उसके तृतीय सर्ग की कुछ पंक्तियाँ हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वाह, क्या बात है। आपने भी कई सारी कविताएं लिखी है, उसमें से एक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ऐसी कौन सी कविता है? मैंने काफ़ी सारा काम किया है, उसमें जो सबसे ज़्यादा हृदय के निकट भाव हैं वे सदा स्त्री विमर्श को लेकर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण को लेकर रहे हैं। एक कविता, एक विचार मैं कहना चाहूँगी जो दुनिया ने, देश ने बहुत जिसे सराहा, पसंद किया, क्योंकि ये लाखों करोड़ों महिलाओं के मन की बात थी। जो पुरुष कमज़ोर दिखाई देते हैं, हम उन्हें बड़े आसानी से कह देते हैं कि चूड़ियाँ पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियाँ मानक है कमज़ोरी का, तो क्या आप जगतजननी जगदम्बा को चूड़ियाँ पहनाते? तब कविता की पंक्तियाँ हैं कि कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है।
कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है, जगजननी इस जीवन का सब सार दिखाई देती है, अगणित उन अंगारों का आगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब दर्शक जो है हमारे, वो थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि कौन है श्रद्धा शौर्य। अगर आपको खुद के बारे में बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, कौन है श्रद्धा शौर्य? श्रद्धा शौर्य कौन है, तो मुझे लगता है कि बहुत हमारी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो वागीश्वरी किसी किसी की झोली में ये सामर्थ्य डालती हैं कि आप कविता गढ़ सकते हैं। मैं बहुत अदनी सी साधिका हूँ, सरस्वती की, सीख रही हूँ, लिखना पढ़ना सीख रही हूँ। मैंने महाराष्ट्र से, बिल्कुल अहिंदी भाषिक क्षेत्र से शुरू किया हिंदी में लिखना। तो यहाँ तक का जो सफ़र है वो बड़ा रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, काव्य गोष्ठियाँ नहीं थी जहाँ सीखने मिले, तो खुद से किताबें लेकर सीखना, और वहाँ से ये शुरुआत हुई है। तो श्रद्धा शौर्य आज भी साहित्य के विद्यार्थिनी है, सीख रही है, साधिका है। कवि ही क्यों बनना, मतलब जैसा कि मुझे पता है आपके बारे में, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका एक ही मतलब उद्देश्य होता है कि बस पढ़ना है, कमाना है, खाना है। फिर ऐसे में आपने ये प्लेटफॉर्म कैसे चूज़ किया? कवि अपने आप में बहर से बाहर आदमी होता है। तो अगर कोई साहित्यकार को, किसी कवि को 9 to 5 में बांध सके तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। कवि होने के दोष ये भी है कि आपको मौसम अच्छा है इस बात की भी छुट्टी चाहिए होती है। तो मैं सीए ड्रॉप आउट हूँ, मैंने सीए फाइनल में आके सीए छोड़ दिया कविता के लिए। तो कविता ने मुझे अपनी स्पेस दी जहाँ मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं। प्रसिद्धि और पैसा धीरे धीरे कहीं से भी आ जाता है। मेरा मानना है कि अगर वो ईश्वर ने आपके हिस्से में लिखा होगा तो वो ज़रूर आएगा, लेकिन कविता आप कहीं से खरीद के नहीं ला सकते। तो जो मेरा मूल स्वभाव है वो कविता है। मैंने 4th कक्षा में अपनी पहली कविता लिखी है, तो कविता मेरा मूल स्वभाव है, मेरी जड़ है। तो यहाँ से मैंने कोशिश भी की, मैंने सीए करने का प्रयास किया, फाइनल तक पहुँची, लेकिन छोड़ दिया क्योंकि मन में कविता रची बसी रही। हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं हम लोग तो इस समय। तो मैं और भी लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप यदि कविता को जीविका का माध्यम नहीं मानते तो आप गलत हैं। जैसा कि पश्चिम बंगाल में आपने कुछ दिन पहले सुना होगा किस तरीके से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई। उसके बाद कई ऐसी बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ ऐसी घटना होती है। तो इस पर क्या कहेंगी आप, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है का तो सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि हम हमारी जड़ें भूल गए हैं। हम कहाँ से आते हैं? हम घोषा पाला की भूमि से हैं, हम कित्तूर रानी चन्नम्मा की भूमि से, हम रानी लक्ष्मीबाई और पद्मिनी की भूमि से हैं। तो क्या हमने हमारी बेटियों को इस हिसाब से तैयार किया कि वो 2-2 हाथ कर सकें? मुझे लगता है कि जो बेसिक एजुकेशन है, आत्मरक्षा उसका पार्ट होना चाहिए। और पुरुषों के मन में ये जो भावना है कि हम तो छूट जाएंगे। निर्भया की माताजी को पूरे 8 वर्ष लगे उन्हें न्याय दिलाने में, और उसके बाद भी हमने क्या कर लिया? तो न्याय व्यवस्था जब तक ऐसी सज़ाएं नहीं देती कि सामने वाला डर जाए, रूह कांप जाए उसकी, तब तक ये सब बंद नहीं हो सकता। और जिस जागरण को, जिस चेतना को लेकर मैं पूरे देश में प्रवास करती हूँ, वो ये है कि स्त्रियाँ अपने आप को सबल बनाएं। कब तक आप निर्बल बन के रहेंगी? कब तक आप रोती रहेंगी? आप अपने आप में शक्ति का स्वरूप है, वो शक्ति जो इस पूरे विश्व में चेतना का संचार करती है, उस शक्ति का रूप है। तो उसको पहचानिए, उस तेवर को और तराशिए। जितना संभव हो आप अपनी बेटियों को आत्मरक्षा के पाठ पढ़ने के लिए भेजिए। वो मेहंदी लगाना ना सीखे, वो रंगोली बनाना ना सीखे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो लड़ना ज़रूर सीखे।
आप भी क्योंकि हर जगह ट्रैवल करती हैं और कई सारी खबर सुनी होंगी कि बस में महिला के साथ दुष्कर्म हो गया या किसी ट्रेन में कहीं पर भी, आपको कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आपने कभी असहज महसूस किया हो ट्रैवलिंग के दौरान? स्त्री जब घर से 2 चौक बाहर निकलती है तो वो उतने में भी असहज महसूस करती है कई बार। और इसका कारण मैं कभी प्रशासन को नहीं मानती। मेरा मानना है कि हमने शिवाजी बनाना छोड़ दिया है। हमारी माताएं जो है वो शायद जीजाबाई बनने में कहीं ना कहीं कम पड़ रही हैं। वो ये पढ़ाना भूल गई है अपने बच्चों को कि आपके सामने आने वाली किसी महिला को आप असहज महसूस ना करवाएं। हम इस बड़े दुष्कर्म तक तब पहुंचते हैं जब बड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। किसी की केवल दृष्टि आपको हिला कर रख देती है, परेशान कर देती है। तो स्त्री होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। आप सृजन की कारिका हैं, लेकिन उसी के साथ एक ऐसा समाज जो आपको 2 चौक आगे भी घूमने नहीं देता, उसके साथ ट्रैवल करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। राम जी की कृपा रही और आगे ना हो, इसलिए मैं आत्मरक्षा सीख भी रही हूँ। मैं लाठी चलाना सीख रही हूँ, तलवार चलाना सीख रही हूँ और मुझे लगता है हर लड़की ने सीखना चाहिए। लाठी चलाना, तलवार चलाना? बिल्कुल। आपके घर वाले नहीं बोलते कि बेटी हो, रोटी बनाओ, कपड़े धो, तलवार चलाकर लाठी चलाकर क्या कर लेंगे? मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती, मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा परिवार है। तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि रोटी मत बनाओ। उन्होंने हमेशा, मैंने समानता अपने घर में देखी है कि अगर मैंने रोटी बनाई है तो मेरे भाई ने सेकी हैं, अगर मैंने थालियाँ ली है तो मेरे भाई ने परोसा है। तो इस तरह की जब संवेदना हम हमारे समाज में निर्माण कर पाएंगे। समानता क्या है? समानता पुरुष हो जाना नहीं है, समानता महिला का पुरुष हो जाना बिल्कुल नहीं है। समानता तब होगी जब आप किसी भी काम को किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए निर्धारित करके ना रखें। तो परिवार ने तो सदैव साथ दिया है और वे भी यही चाहते हैं कि मेरे माध्यम से यदि किसी स्त्री तक ये संदेश पहुंच सके कि वो कमज़ोर नहीं है, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। स्त्रियाँ, मतलब जैसे पुरुषों का कहना है कि स्त्रियाँ हमेशा ही बोलती कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन वो फिजिकली कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, ऐसा पुरुषों का मानना है। फिज़िकली तो हमारी संरचनाएं ही अलग है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि शायद मैं उतने आसानी से 14-15 किलो का सिलेंडर नहीं उठा सकती जितने आसानी से पुरुष उठा सकता है। लेकिन क्या मैं आत्मरक्षा के लिए कैपेबल नहीं हूँ? अगर ऐसा होता तो कित्तूर की रानी चन्नम्मा, जिसके पास एक छोटी सी फौज थी और उसके गढ़ के सामने कोई पुरुष जिंदा नहीं था उस समय कित्तूर में, उनके सारे राजमहल के सारे बड़े पुरुष भगवान को प्यारे हो चुके थे। अंग्रेज़ी सरकार के 2000 सैनिक दरवाजे पर खड़े थे। वो अकेली स्त्री स्त्रियों की सेना के साथ लड़ी और ऐसी लड़ी कि अंग्रेज़ों के 2 अफसरों को उन्होंने कैद करके रखा। अंग्रेज़ों ने नाक घिस कर माफ़ी मांगी है। तो क्या हम हमारा इतिहास भूल गए हैं? और जो पुरुष समझते हैं कि स्त्रियां कमज़ोर हैं, वो शायद इतिहास नहीं पढ़ते। एक और सवाल है, क्योंकि आप बिहार आई हैं तो ये लोगों में रहता है कि बिहार से अगर कोई महाराष्ट्र या दूसरे स्टेट जाता है तो बिहारियों को बड़े ही अजीब नज़र से देखा जाता है। अरे बिहारी हो, इसी नज़र से देखा जाता है। मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। क्या वाकई ऐसा है? मैं महाराष्ट्र से आती हूँ और बिहारियों के साथ यदि सबसे ज़्यादा भेदभाव किसी ने किया है तो महाराष्ट्र ने ही किया है। किसी राजनेता ने ये फूट डालने का सबसे बड़ा प्रयास महाराष्ट्र में ही किया है। हालांकि उनको भी मैं, अब तो क्या ही कहा जा सकता है, लेकिन समय के चलते जो बदलाव हुए उसके बाद हमारे मन में भी कोई टेढ़ नहीं रही है। हमारे यहाँ कई सारे लोग काम कर रहे हैं जो बिहार से हैं। मैं यहाँ आने के बाद बिल्कुल सुरक्षित हूँ, खुश हूँ। हॉस्पिटैलिटी का एक नया लेवल देख रही हूँ, अच्छे लोग हैं। आने का सोच रही होंगी तब तो आपको लग रहा होगा कि कैसा होगा बिहार, कैसे रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी, ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक ऐसी छवि थी जो शायद नहीं होनी चाहिए थी और यहाँ आकर वो बिल्कुल टूटी है। बहुत सुंदर है बिहार
और मेरे लिए श्रद्धा स्थान भी है, क्योंकि कुछ बड़े साहित्यकारों की भूमि है, चंद्रगुप्त की भूमि है। आप, एक होता है ना इंसान किसी को फॉलो, आप किससे इंस्पायर है, जिनको सुनकर, जिनको देखकर आप रोज मतलब एक कविता पढ़ लेती हैं, लिख लेती हैं? किसको देखती हैं आप सबसे ज़्यादा, किसको मानती हैं? अगर साहित्यकारों की बात की जाए, रचनाधर्मिता की बात की जाए कि किसे देख कर इंस्पिरेशन मिलती है, तो सबसे पहले दिनकर साहब। मैं पूरी दुनिया घूम के आऊँ, मैं कितनी भी किताबें पढूं, मैं जब तक रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र हाथ में नहीं उठाती तब तक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिनकर साहब का लेखन, एक तो ये सबसे बढ़िया बात रही है कि उनकी उम्र के साथ उनके लेखन में बदलाव आते गए, और वो जब आप देखते हैं तो वो सबसे सुंदर चीज़ है। आप ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, मैं साहित्य का इवोल्यूशन देखती हूँ जब मैं दिनकर को पढ़ती हूँ। आप रश्मिरथी देखिए, कुरुक्षेत्र देखिए, और फिर उर्वशी देखिए, बिल्कुल अलग है। और फिर आप संस्कृति के 4 अध्यायों पर आ जाइए, वो बिल्कुल अलग है। तो कितनी सुंदर बात है कि एक व्यक्ति जो इतना बढ़िया लिख रहा है। तो दिनकर साहब वास्तव में, इसीलिए मैं बिहार की ऋणी भी हूँ। तो दिनकर साहब मेरे सबसे पहले, मैं कहूँगी आराध्य है, कि जिनको देखकर मुझे लगता है कि क्लिष्ट भाषा भी सामान्यों की भाषा हो सकती है। दिनकर साहब ने कभी भाषा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसके अलावा यदि किसी को बोला जाए तो महाकवि भूषण, साजी चतुरंग सैन रंग में तुरंग छड़ी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनद नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैब रन के रलत है, एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजल की ठैल पैल सैल उसलत है, और तारा से तरनी धूरी धारा पे बहत जिमी थारा पर पारा पारावार यूँ हलत है। तो ये जो है पुराने कवित्व जो हैं, जिसमें नाद है, जिसमें प्रवाह है, जिसमें कथ्य है, इन सब से मैं इंस्पायर्ड हूँ। मेरा नई कविता से कुछ खास लेना देना नहीं रहा। दुष्यंत की जो गज़लें हैं उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। केवल लेखन के लिए नहीं, मैं गज़ल आज तक कोई नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन विचारधारा को लेकर कि आपकी चेतना कितनी जागृत हो सकती है, ये दुष्यंत बताते हैं। दुष्यंत की कोई भी गज़ल मुझे नहीं लगता कि सामायिक नहीं है, और आज से 100 साल बाद भी सामायिक रहेगी। और इसके अलावा मैं श्रृंगार के गीत जब से लिखने पढ़ने लगी, तब से कहीं ना कहीं रामावतार त्यागी जी। त्यागी जी, अब क्योंकि आप अब पटना घूम चुकी हैं, बिहार घूम चुकी हैं, तो अब वापस आना चाहेंगी? क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि हम जाते हैं लेकिन वापस आने का मन नहीं करता। तो ऐसा है कि अभी आप अगर जाएंगी तो वापस आने का आपका मन? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहूँगी, और शायद इसी महीने फिर आ भी रही हूँ। तो जितना मुझे बिहार पसंद आ गया है, होप बिहार को भी मैं उतनी पसंद आ गई हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप बिहार आई हैं, लिट्टी चोखा खाया कि नहीं आपने अभी तक? न्यूज़ फॉर नेशन खिलाएगा। तो देखिए हमारे साथ थी कवित्री जो वीर रस की कविता लिखती है और पढ़ती है, और इतने शानदार तरीके से प्रस्तुत करती हैं कि अगर आप इनको एक बार सुन ले तो आप भी इनके फ़ैन हो जाएंगी। देखिए इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाखों करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं और इनकी वीडियोस देखते हैं। और ये जो है महाराष्ट्र से आती है, महाराष्ट्र के नागपुर से। हमने आपको सुनवाया क्या कुछ कहना था श्रद्धा शौर्या का। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।